जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल टाइम स्टूडेंट। दोस्तों आज की बात करने वाले हैं क्लास 12 ज्योग्राफी का महामैराथन सीरीज जो आपका चलने वाला था उसका जो है यह दूसरा वीडियो होने वाला है। 10 वीडियो में से यह आपका दूसरा वीडियो होने वाला है ना। ये जो हमने 2024 बोर्ड के अकॉर्डिंग जो हमने ज्योग्राफी का भाई सीरीज चलाया था, स्टार्ट किया था हम लोगों ने, उसी का जो है यह दूसरा वीडियो आपका होने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आपको वहां से जाकर के उसे आप देख लें। ठीक है, और इसे तैयारी करने के लिए यानी कि अगर आप चाहें तो भाई याद हो जाए क्लास में ही, तो 2 बार आप सही से देखिए। ठीक है, एक बार आप जो है एकदम ध्यान लगा करके एक टक नज़र से देखिए और दूसरी बार आप पता चलिएगा कि भाई आप बहुत सारा क्वेश्चन का जवाब दे देंगे क्लास के बाद। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए। आप कहेंगे भाई डायरेक्ट 46 नंबर तक क्वेश्चन जो है हमने पिछले वीडियो में कर लिया था। ठीक है, 50 क्वेश्चन लगभग कर करके हम लोग कवर करेंगे 10 वीडियो में, 500 प्लस ऑब्जेक्टिव। ठीक है, क्वेश्चन है कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है। मतलब उच्च मानव विकास इनमें से कौन सा देश नहीं है, है ना। उच्च मानव विकास वाला कौन सा देश नहीं है? नॉर्वे, मिस्र, अर्जेंटीना या जापान। कौन सा उच्च मानव विकास वाला अगर पूछा जाए कि कौन नहीं है ना, तो वो मिस्र उच्च मानव वाला विकास नहीं है। लेकिन नॉर्वे, अर्जेंटीना, जापान ये सब जो है उच्च मानव विकास वाला देश के श्रेणी में आता है, लेकिन मिस्र जो है उच्च मानव विकास वाला देश की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए भाई 48 नंबर। कौन मानव विकास का स्तंभ है? 48 नंबर क्वेश्चन पढ़िए रह कि कौन मानव विकास का स्तंभ है ना। मानव विकास का स्तंभ कौन है? समता, सदपोषणीयता, उत्पादकता या ऑल हो जाएगा आपका। ठीक है, मानव विकास का स्तंभ सभी है। मध्यकालीन नगर कौन थे? आगरा, पटना, सूरत या चंडीगढ़? सूरत थे। ठीक है, मध्यकालीन नगर सूरत थे। अगला 50 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। किसने मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी HDI निर्मित किया था? किसने? रेटिजल ने, अमर्त्य सेन ने, महबूब उल हक ने या अरुण झा घोष, है ना, अरुण झा घोष ने। मतलब किसने जो है मानव विकास सूचकांक यानी HDI घोषित किया था? याद रखिएगा महबूब उल हक, डॉक्टर महबूब उल हक। ये कहाँ के निवासी थे? तो पाकिस्तान के निवासी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र है? मानव विकास का मूलभूत क्षेत्र है जिससे कि मानव पूर्णतः से विकास हो सके, और उसका मूल क्षेत्र स्वास्थ्य। क्या स्वास्थ्य जरूरी नहीं है भाई? स्वस्थ रहेगा तभी तो मानव विकास करेगा ना। संसाधन रहेगा तभी तो, शिक्षा अगर रहेगा, शिक्षित रहेगा तभी तो मानव विकास कर सकता है। तो ऑल हो जाएगा हमारा। कौन विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? विकास का इनमें से कौन सर्वोत्तम वर्णन करता है? ये क्वेश्चन पूछा है ना, विकास का सर्वोत्तम कौन वर्णन करता है? आकार में वृद्धि, गुण में परिवर्तन, आकार में स्थिरता, गुण में साधारण परिवर्तन। याद रखिएगा गुण में धनात्मक परिवर्तन ही विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है 53 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2005 के संदर्भ में विश्व स्तर पर भारत का स्थान क्या था? विश्व स्तर पर भारत का स्थान ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में यानी कि भाई आपका क्या है जनांक की, हाँ, मानव विकास सूचकांक में, है ना, मानव विकास ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास सूचकांक में 2005 के संदर्भ में विश्व स्तर पर भारत का स्थान क्या था? ये क्वेश्चन पूछा गया ना, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। और याद रखिएगा 127वां स्थान था। कितना स्थान था? 127वां स्थान था 2005 के अंतर्गत, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए 54 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मानव विकास सूचकांक में विश्व स्तर पर कितनी कोटि उच्चतम है? मानव विकास सूचकांक में विश्व स्तर पर कितनी कोटि उच्चतम है? नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड या नीदरलैंड? याद रखिएगा मानव विकास सूचकांक में विश्व स्तर पर किसकी कोटि सबसे उच्चतम पूछा गया है? तो याद रखिएगा वो है नॉर्वे। ठीक है, मानव विकास सूचकांक में नॉर्वे सबसे उच्चतम कोटि पे है। विकासशील देश इनमें कौन है? जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया या नाइजीरिया? याद रखिएगा विकासशील देश इसमें से अगर बात किया जाए तो वो कौन है भाई साहब? तो आपको पता होना चाहिए नाइजीरिया जो है वो विकासशील कंट्री है। ठीक है, अगला है मानव विकास का स्तंभ कौन इनमें से नहीं है? कौन मानव विकास का स्तंभ नहीं है? स्तंभ नहीं है कौन मानव विकास का? समानता, जनसंख्या, सततता या उत्पादकता? भाई जनसंख्या मानव विकास का सूचकांक के अंतर्गत स्तंभ नहीं है इसका। ठीक है, कौन सा देश मानव विकास सूचकांक में भारत से उच्च नहीं है? मानव विकास सूचकांक में भारत से उच्च कौन सा देश नहीं है? यही पूछा है ना भाई, ओमान। ठीक है, भारत से उच्च ओमान नहीं है, लेकिन श्रीलंका वगैरह ये सब, म्यांमार हो गया, ट्रिनिडाड हो गया, लेबोगो हो गया, ये सब जो है उच्च है मानव विकास सूचकांक में भारत से। ठीक है, यस। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग का
कौन देश उच्च मानव विकास स्तर में सम्मिलित नहीं है? कौन सा देश ऐसा है इनमें से जो उच्च मानव विकास में सम्मिलित नहीं है, मतलब उच्च मानव विकास के श्रेणी में सम्मिलित, उच्च मानव विकास के स्तर में सम्मिलित नहीं है? यही क्वेश्चन है ना, बहुत मस्त क्वेश्चन है भाई। भारत उच्च मानव विकास के स्तर में सम्मिलित बिल्कुल नहीं है ना, ठीक है। भारत उच्च मानव विकास के स्तर में भारत जो है सम्मिलित नहीं है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक का मापक यंत्र कौन सा है? मानव विकास सूचकांक का मापक यंत्र कौन सा है? मानव विकास सूचकांक का मापक यंत्र स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधनों तक पहुंच या ऑल हो जाएगा, ठीक है। मानव विकास सूचकांक का जो मापक यानी मानव कौन सा, यहाँ का कौन सा क्षेत्र का मानव विकास सूचकांक HDI डेवलप हो चुका है, तो उसको नापने के लिए वहाँ का स्वास्थ्य देखते हैं पहला, दूसरा शिक्षा देखते हैं और संसाधन का पहुंच देखते हैं, और ये हो गया उसका स्तंभ हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 2018 विश्व में सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक रखने वाला 2 देश कौन सा है? 2018 के अंतर्गत विश्व में सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक रखने वाला 2 देश इनमें से कौन सा है भाई? कौन सा है जल्दी बताइए। 2018 के अंतर्गत याद रखिएगा, नॉर्वे और डेनमार्क हैं, नहीं यार, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड थे। कौन थे? नॉर्वे और स्विट्जरलैंड थे, ठीक। कौन थे भाई? नॉर्वे और स्विट्जरलैंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 61 नंबर भाई साहब, देखिए क्वेश्चन बहुत ही मस्त क्वेश्चन है कि अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करने की क्रिया को क्या कहते हैं? अपने विकल्प चुनने के लिए, जिससे होता है ना हम लोग को भी विकल्प चुनने का अधिकार है, धर्म प्राप्ति करने का, कोई भी धर्म ग्रहण कर सकते हैं, तो विकल्प चुनने के लिए शक्ति कौन सी चाहिए भाई? जीवन प्रत्याशा चाहिए, मानव विकास चाहिए, सशक्तिकरण चाहिए, उत्पादकता चाहिए। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा भाई साहब हमारा? तो ये हो जाएगा सशक्तिकरण, ठीक है। अपने अधिकार को चुनने के लिए सशक्तिकरण की आवश्यकता जरूरी है। अगला है, जैसे महिला सशक्तिकरण अभी चालू हो रहा है ना, और दिया भी क्या है, मानव के विकल्प व जीवन में सुधार कौन लाता है? मानव के विकल्प और जीवन में सुधार जो लाता है वो क्या कहलाता है? मानव के विकल्प और जीवन में सुधार लाता है, क्या कहलाता है? मानव के विकल्प और जीवन में सुधार लाता है, क्या कहलाता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, समता, या कोई नहीं, याद रखिएगा ह्यूमन डेवलपमेंट कहलाता है अगर मानव के विकल्प और जीवन में सुधार आता है, ठीक है। कौन भू उपयोग संवर्ग नहीं है? मतलब इनमें से कौन ऐसा है जो भू उपयोग संवर्ग के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन है प्रतिभूमि, निवल बोया गया क्षेत्र, या सीमांत भूमि, या कृषि योग्य भूमि। याद रखिएगा सीमांत भूमि जो है भू उपयोग संवर्ग के अंतर्गत नहीं आता है। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई, है ना, 64 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है क्वेश्चन, कि रोपण फसल कौन नहीं है? क्वेश्चन क्या है, रोपण फसल इनमें से कौन नहीं है? कॉफी, गेहूं, रबर या गन्ना। रोपण फसल इनमें से कौन नहीं है? कॉफी, गेहूं, रबर या गन्ना। याद रखिएगा रोपण फसल इसमें से क्या रोपाया जाता है भाई, आपको भी पता होगा, है ना। गेहूं तो नहीं रोपाया जाता, रबर भी नहीं रोपाया जाता, गन्ना भी नहीं रोपाया जाता है, तो कॉफी हमारा जो है रोपण फसल के अंतर्गत आएगा। कौन सा फसल आएगा? कॉफी हमारा रोपण फसल है। और तो कॉफी भी रोपाता है, गन्ना भी रोपाता है, रबर भी रोपाता है, लेकिन पूछा नहीं है गेहूं, है ना। रोपण फसल नहीं है तो गेहूं है भाई, इसको गेहूं रोपते नहीं है ना। फूलों की कृषि क्या कहलाती है? ट्रक फार्मिंग, कारखाना कृषि, पुष्पोत्पादन या दुग्धोत्पादन। भाई पुष्पोत्पादन कहलाता है फूलों की कृषि, ठीक है। अगला 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत मस्त क्वेश्चन है भाई साहब, देखिए रेशेदार फसल इनमें से कौन नहीं है? मतलब जिससे रेशा नहीं निकलता है, बिल्कुल रेशा नहीं निकलता है। कपास से तो रेशा निकलता है। कॉफी पता नहीं भाई। जूट और मेस्टा से तो कंफर्म निकलता है, तो भाई कॉफी जो है हमारा रेशेदार फसल नहीं है ना। कहाँ के कॉफी बागान को फेजेंडा कहा जाता है? कहाँ के कॉफी बागान को फेजेंडा कहा जाता है? याद रखिएगा ब्राजील के कॉफी बागान को फेजेंडा कहा जाता है आज भी, ठीक है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में बन चुका है। सहकारी कृषि अधिक सफल रही है। सहकारी कृषि अधिक सफल कहाँ रही है? सहकारी कृषि अधिक सफल कहाँ रही है? याद रखिएगा डेनमार्क में सहकारी कृषि जो है अत्यधिक सफल रही है। खट्टे रसदार फलों की कृषि संबंधित होती है। खट्टे रसदार फलों की जो कृषि होती है वो किससे संबंधित होती है? याद रखिएगा ये भूमध्य सागरीय कृषि से संबंधित होती है, खट्टे रसदार फलों की कृषि, ठीक है। अगला 70 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है भाई साहब, कौन सी खाद्य फसल है? इनमें से कौन ऐसा फसल है जो खाने योग्य है, यानी खाद्य फसल के अंतर्गत कौन आता है? गन्ना, कॉफी, चुकंदर या मक्का। याद रखिएगा मक्का जो है खाद्य फसल के अंतर्गत आता है, लेकिन कॉफी पिया जाता है, गन्ना का रस भी पिया जाता है, चुकंदर भी उसका रस भी पिया जाता है, लेकिन मक्का इसका रस सुने क्या? नहीं, खाद्य फसल के अंतर्गत मक्का आता है, ठीक है। चावल रोपण फसल नहीं है, पर
चावल क्या रोपण फसल नहीं है। पर गेहूं खेती के लिए आदर्श तापमान होना चाहिए। गेहूं की खेती के लिए जो हमें आदर्श तापमान की जरूरत होती है वो कितने तापमान की जरूरत होती है, तो याद रखिएगा 10 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस तक तापमान चाहिए गेहूं की खेती के लिए। ठीक है, गेहूं में उर्वरता मतलब अच्छा उपज के लिए जो है 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस तक हमें तापमान की आवश्यकता होती है। आदिम निर्वाह को और किस नाम से जाना जाता है? आदिम निर्वाह जो कृषि होता है उसको और किस नाम से हम लोग जानते हैं? आदिम निर्वाह कृषि को और किस नाम से हम लोग पुकारते हैं, किस नाम से हम लोग जानते हैं? याद रखिएगा कर्तन दहन कृषि के नाम से भी आदिम निर्वाह कृषि को हम लोग जानते हैं। ठीक है, 73 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई साहब, क्या है? कर्तन दहन कृषि के प्रकारों में से कौन एक है? कर्तन दहन कृषि का जो प्रकार है उनमें से कोई एक इनमें से है क्या भाई? हाँ जी बिल्कुल है। आदिकालीन कृषि, आदिकालीन निर्वाह कृषि जो है वो कर्तन दहन कृषि के ही एक प्रकार है। ठीक है, रोपण फसल इनमें से कौन है? गेहूं, कोको या मक्का या राई? याद रखिएगा रोपण फसल पूछा है। क्या पूछा है? रोपण फसल कौन इनमें से है? तो भाई साहब कोको हो जाएगा रोपण फसल। ठीक है, कोको कोको। अगला है, शुष्क कृषि में कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? शुष्क कृषि में कौन सी फसल नहीं बोई जाती है ना? शुष्क कृषि में कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? याद रखिएगा गन्ना जो है शुष्क कृषि में नहीं, शुष्क कृषि में नहीं बोई जाती है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका कुछ क्वेश्चन। अब यहाँ से आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग अगला 76 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ 76 नंबर यहाँ है भाई साहब, देखिए है ना। देखिए क्वेश्चन क्या है कि हीराकुंड परियोजना अवस्थित है कहाँ पे? हीराकुंड परियोजना कहाँ अवस्थित है? उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, एमपी में? याद रखिएगा उड़ीसा में हीराकुंड परियोजना अवस्थित है। कहाँ पे है? उड़ीसा में हीराकुंड परियोजना अवस्थित है। कौन सी एकल कृषि नहीं है? इनमें से कौन ऐसा है जो एकल कृषि नहीं है? डेयरी कृषि, मिश्रित कृषि, रोपण कृषि, वाणिज्य अनाज कृषि। भाई मिश्रित कृषि मतलब बहुत सारी कृषि जिसमें होता है, तो ये मिश्रित कृषि क्या एकल कृषि होगा? नहीं होगा। किस फसल की खेती पहाड़ी ढालों पर की जाती है? कौन सी फसल इनमें से है जिसकी खेती जो है अक्सर पहाड़ी ढालों पे ही की जाती है? आपको भी पता होगा चाय की खेती जो होता है पहाड़ी ढलानों पर ही होता है। ठीक है, और रबर किस प्रकार की कृषि उपज है? रबर जो है वो किस प्रकार के कृषि उपज के अंतर्गत आता है? रबर किस प्रकार के कृषि उपज के अंतर्गत आता है? याद रखिएगा रोपण कृषि अंतर्गत, रोपण उपज मतलब रोपा जाता है रबर को। ठीक है, रोपण फसल के अंतर्गत आता है रबर। रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? मतलब रबर का जो सबसे ज्यादा उत्पादन करके दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करता है ऐसा कौन सा देश है? याद रखिएगा मलेशिया। कौन है? मलेशिया रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। ठीक है, किस फसल की खेती में बुआई के समय कम तापमान चाहिए? कौन सा फसल की खेती में जो है बुआई के समय ही कम तापमान चाहिए? तो अभी आपको बताए थे गेहूं। और गेहूं उपज के लिए जो है 10 डिग्री से सेल्सियस से लेकर के कम से कम 20 डिग्री सेल्सियस तक हमें गेहूं का तापमान की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए भाई साहब, क्या है? चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चलिए नहीं है भैया, देखिए हाँ, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश इनमें से कौन सा है? भारत, श्रीलंका, भारत, म्यांमार या चीन? चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश पूछा गया। क्या पूछा गया है? उत्पादक देश। तो याद रखिएगा भारत जो है चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। क्या है? सबसे बड़ा उत्पादक देश है इनमें से। अगला है, चावल या धान की खेती संबंधित है किससे? चावल या धान की जो खेती संबंधित है वो किससे संबंधित है? चावल या धान की खेती, याद रखिएगा वो है गहन निर्वाह कृषि संबंधित है चावल या धान की खेती। ठीक है, कृषि के अंतर्गत हम इनमें से किसे लेते हैं? कृषि के अंतर्गत हम किसे लेते हैं भाई साहब? कृषि के अंतर्गत हम इनमें से किसे लेते हैं? फसलोत्पादन, पशुपालन, मत्स्योपालन या फिर ऑल? तो ऑल हो जाएगा क्योंकि ये सभी जो है कृषि से ही जुड़ा हुआ है। फसल उत्पादन कृषि से हुआ, पशुपालन कृषि से हुआ, मत्स्य पालन कृषि से हुआ, है ना। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया? कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया? कोलखोज कृषि का विकास, अंगूरोत्पादन कृषि का विकास, मिश्रित कृषि का विकास या रोपण कृषि का विकास? बहुत मस्त क्वेश्चन है, याद रखिए कई बार आपके एग्जाम में ये बन चुका है। रोपण कृषि का विकास जो है ना, रोपण कृषि का विकास किसके द्वारा किया गया? यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा, यानी कि यूरोपियों द्वारा किया गया है रोपण कृषि का विकास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की कृषि में, क्वेश्चन क्या है, किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? कौन से प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? ये क्वेश्चन है ना, किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? याद रखिएगा भूमध्य सागरीय कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है। ठीक है,
कृषि निर्धारण में किस कारक का भारत में जबरदस्त हाथ होता है? कृषि निर्धारण में किस कारक का भारत में जबरदस्त हाथ होता है? याद रखिएगा, कृषि निर्धारण में पूछा गया ना, कृषि निर्धारण में क्या भूमि का हाथ होता है, वर्षा का, मिट्टी का या रासायनिक का? याद रखिएगा, वर्षा का भारत में कृषि निर्धारण में बहुत ही ज़्यादा महत्व रहता है, क्योंकि वर्षा अगर मतलब समय से अगर अच्छा वर्षा, अगर बारिश अच्छा हुआ तो भाई कृषि उत्पादन भी अच्छा होता है, अगर बारिश नहीं हुआ तो कृषि उत्पादन रुक जाता है, नहीं के बराबर होता है कृषि उत्पादन, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं भाई साहब। किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? याद रखिए, भूमध्य सागरीय कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है। कृषि निर्धारण में किस कारक का भारत में जबरदस्त हाथ होता है? याद रखिएगा, वो वर्षा ही तो है यार। ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया बे। 88 नंबर क्वेश्चन देख लिए भाई साहब, आपका क्या 88 नंबर क्वेश्चन। कहाँ विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? कहाँ विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? यही है ना क्वेश्चन। अमेजन बेसिन में, अमेजन बेसिन में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है। ठीक है, कौन बागाती कृषि नहीं है? बागाती कृषि कौन नहीं है ना, बागाती कृषि कौन नहीं है? मक्का। मक्का बागाती कृषि के अंतर्गत नहीं आता है, मक्का बागाती कृषि के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 90 नंबर, और 10 क्वेश्चन बचा हुआ है भाई। हार्टिकल्चर किससे संबंधित है? हार्टिकल्चर किससे संबंधित है? हार्टिकल्चर किससे संबंधित है? हार्टिकल्चर किससे संबंधित है? याद रखिएगा, फल और सब्जी से हार्टिकल्चर संबंधित है। ठीक है, अगला कौन स्थानांतरणशील कृषि को लदांग कहा था? कौन से स्थानांतरणशील कृषि को लदांग कहा था? क्या कहा था? लदांग कहा था। कौन स्थानांतरितशील कृषि को? याद रखिएगा, मलेशिया और इंडोनेशिया में होने वाले स्थानांतरित कृषि को जो है लदांग कहा जाता है। ठीक है, मलेशिया में जो स्थानांतरित कृषि होता है, यानी इसको दक्षिण भारत में इसको जो है, उत्तर भारत में इसको जो है भाई साहब झूम खेती कहा जाता है। ठीक है, लेकिन मलेशिया में इसी को लदांग कहा जाता है, स्थानांतरित कृषि को, स्थान बदल बदल कर की जाने वाली कृषि को। रूस में सामूहिक कृषि को क्या कहा जाता है? रूस में जो सामूहिक कृषि होती है ना, उसको किस नाम से बुलाया जाता है रूस में? याद रखिएगा, कोल खोज के नाम से बुलाया जाता है, और ये क्वेश्चन कई बार बन चुका है। ठीक है, कौन सी आर्थिक कृषि ग्रामीण बस्तियों का मुख्य आर्थिक क्रिया है? कौन सी आर्थिक कृषि ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है? यही है ना क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई प्राथमिक। कौन सी आर्थिक कृषि? तो प्राथमिक कृषि जो है, यानी प्राथमिक कृषि ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक कृषि होती है। ठीक है, आर्थिक क्रिया होती है। किस प्रकार की कृषि में अंगूर की कृषि की जाती है? मतलब कौन सा कृषि के अंतर्गत जो है अंगूर की खेती आती है, अंगूर का खेती आता है, कृषि आता है? भूमध्य सागरीय कृषि में जो है अंगूर की खेती की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पशुपालन। पशुपालन का महत्वपूर्ण स्थान होता है किसमें? पशुपालन का महत्वपूर्ण स्थान कौन सा कृषि में होता है? महत्वपूर्ण स्थान पशुपालन का बागवानी कृषि में, मिश्रित कृषि, बिल्कुल मिश्रित कृषि में पशुपालन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। अगर आप मिश्रित कृषि नहीं कर रहे हैं तो इससे पशुपालन, मतलब पशुपालन को अगर ज़्यादा बेनिफिट होता है तो वो मिश्रित कृषि से ही होता है। आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है? आर्थिक क्रिया में कौन ग्रामीण अधिवास में कौन आर्थिक क्रिया संबंधित है भाई साहब? तो आपको भी पता होगा कि ग्रामीण अधिवास में जो संबंधित होने वाला कृषि है वो है द्वितीयक है। आर्थिक क्रियाओं में, हाँ बिल्कुल है, आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है? तो वो है द्वितीयक क्षेत्र। ठीक है, द्वितीयक क्षेत्र आर्थिक। अगला क्वेश्चन देखिए आप। यूरोपवासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था? अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था यूरोपवासियों द्वारा? यही है ना, याद रखिएगा, वो था रोपण कृषि का विकास। कौन सा कृषि का? रोपण कृषि का। अगला क्वेश्चन है क्या है? विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में क्या होता है? विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में क्या होता है? तो याद रखिएगा, प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। क्या होता है? विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। कृषि के लिए इनमें से कौन सबसे अधिक उपयुक्त है? कृषि के लिए इनमें से कौन सा स्थल उपयुक्त है? मैदानी क्षेत्र उपयुक्त है, और तो आपको पता ही होगा, ये क्वेश्चन बहुत नॉर्मली है भाई साहब। अगला, यूरोपवासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था? अपने उपनिवेशों में, आपको अभी बताइए, क्वेश्चन रिपीटेड हो गया ना, अभी आपको बताया, तो इसका कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देना है कि यूरोपवासियों द्वारा। 100 नंबर का जवाब जो है आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, तो मिलते हैं भाई साहब हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, एक रिक्वेस्ट आपसे भाई साहब, आप इसे शेयर जरूर करें। क्यों करें भाई? क्योंकि देखिए, अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो इसमें क्या होगा कि आप, क्या होगा भाई, आपका तो कुछ नहीं होगा, आप सही से पढ़ लीजिए। ठीक है, अगर आपका मन करता है तो शेयर कीजिए, मतलब आप दूसरे को बताइए ज़रूर। ठीक है, इसमें कि क्या होगा कि भाई साहब चैनल थोड़ा बड़ा होगा, है ना, बस इतना ही आपसे रिक्वेस्ट है। बस मिलते हैं हम लोग
लोगों को पता होना चाहिए हाँ कि, और ये जो है आपका बाहरी क्वेश्चन ऐसा नहीं है, और अगर आप एक बार तैयारी कर लेते हैं ना तो सही से एकदम कंफर्म हो जाएगा, पूरा अच्छा से आपका निकल जाएगा। हम खुद इसका मतलब हम खुद जो है ऐसे ही तैयारी करते थे, इसलिए आपको ऐसा दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाकी आपका मर्जी। ठीक है।